1950 से लेकर के 1990 तक हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योगों और व्यापार में क्या क्या हुआ इसकी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और उद्योगों की बात हो पाएगी, व्यापार में क्या हुआ आप अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उद्योग, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि उद्योग में जो भी हमारे श्रमिक होते हैं, जो लोग को रोजगार मिलता है, वो ज्यादा स्थायी होता है। और साथ में ऐसा भी माना गया, देखा भी गया उस समय तक जितना अर्थशास्त्र ने देखा और अर्थशास्त्रियों ने देखा कि जहां जहां पर उद्योग ज्यादा डेवलप हो रहे हैं वहां पर आर्थिक स्थिति ज्यादा हो रही है, आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी बन रही है, आर्थिक प्रगति ज्यादा अच्छी हो रही है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रयास में उद्योगों को लगाने की बात की जाने लगी कि भारत में उद्योग लगना चाहिए। और हम लोगों ने यह भी देखा था यार कि अंग्रेजों की हालत सब सही तो क्या था, सूती उद्योग था थोड़ा बहुत हमारा महाराष्ट्र गुजरात में, और पटसन का तो विदेशों ने कर रखा था। और उसके बाद से फिर टिस्को लगा था जमशेदपुर में, कलकत्ता में भी लोहे और इस्पात की कुछ थोड़ी बहुत फर्म्स आई थी, फिर थोड़ी बहुत चीनी, सीमेंट, कागज इनकी भी मिल्स रखना स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। लेकिन कोई बहुत बड़ा औद्योगिक आधार नहीं था, कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था देश में। तो ये सोचा गया कि यार हमें इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाएंगे तब तक हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो किया क्या गया, किया ये गया कि अब पहला जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि इंडस्ट्री लगाए तो कौन। आप सोचोगे अरे देश है तो देश के लोग ही लगाएंगे, है ना, कौन लगाए इंडस्ट्री, सबसे बड़ा प्रश्न था वो ये आया। अब उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दो तरह के लोग हैं जो लगा सकते थे। एक तो आपकी लगा सकती है सरकार और दूसरा इंडस्ट्री लगा सकते हैं लोग। अब सरकार लगाए या लोग लगाए इसमें अलग अलग तरह के टर्म्स आ जाते हैं। एक को बोला जाता है हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर। क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर। और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, उसको बोलते हैं हम लोग निजी। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जो होते हैं ना, इसमें इंडस्ट्री लगाई जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र वाले लोग लगाएं या निजी लोग लगाएं, ऐसा क्यों, ये क्यों सोचा गया? ये इसलिए सोचा गया क्योंकि निजी क्षेत्र कब कब आता है इंडस्ट्री लगाने के लिए? निजी क्षेत्र तो तब आएगा जब मुझे दिखेगा कि यार फायदा होगा, मुझे दिखेगा यार इस चीज की मांग है। और मांग तब होगी जब एक बाजार होगा, बाजार में मांग आपको दिख रही हो। और उस समय तक हमारे देश में मांग भी नहीं दिख रही थी। क्या नहीं दिख रही थी? मांग नहीं दिख रही थी। अब एक साथ चीज नहीं होती, एक इसको हम लोग बोलते हैं विशेष सर्कल बोलते हैं। मैं आपको आगे कभी पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि मांग ही नहीं है तो कोई भी निजी या कोई, जैसे हमारे देश में बिरला उस समय बड़ा परिवार माना जाता था, जो पैसे वाले लोग थे, टाटा लोगों ने भी पहले से काम किया हुआ था, तो ये लोग लगाएंगे भी, लेकिन वो चीज लगाएंगे जिसमें इनको दिख रहा है कि बाजार में मांग मौजूद है। और सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है पूरी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना, माहौल भी देना, है ना। पहले तो ये था कि सरकार खुद से ही अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की कोशिश करती थी। आज सरकार माहौल बनाती है कि आप लोग आगे लेकर के जाओ। जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया चल रहा है ना, तो इस तरह की स्कीम्स आ रही हैं। तो अभी हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं 1950 से 1990 के बीच में। तो जो उत्तर था ना, उसमें यह माना गया कि यार सार्वजनिक क्षेत्र जो है ना वो अग्रणी भूमिका निभाएगा। आगे आगे सार्वजनिक क्षेत्र चलेगा, पीछे पीछे निजी क्षेत्र चलेगा। क्यों? पहला कारण तो मैंने बता दिया कि मांग नहीं है, हमारा बाजार बनाया नहीं था, बाजार को बनाने की जरूरत थी। तो जब मांग नहीं है तो निजी क्षेत्र तो आएगा नहीं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं थे, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे नहीं थे जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो। और द्वितीय प्लान में, तो द्वितीय प्लान से एक पहले आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव। 1956 में आया था। कब आया था ये? 1956 में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। इसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव। ठीक, ये कब आया हमारा? ये हमारा आया 1956 में। इसमें क्या बात की गई थी? इसमें 3-4 मुद्दे थे, जिसमें पहला मुद्दा तो ये आ रहा था कि देश को थोड़ा सा समाजवाद की तरफ ले जाओ। और समाजवाद में आपको पता है कि सब कुछ समाज का होता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा जटिल बना दोगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दोगे, तो वहां पर बहुत सारी ऐसी इकाइयां जो निजी क्षेत्र में ले सकता हो शायद, लेकिन उस समय पर सार्वजनिक क्षेत्र को उसमें वरीयता देने की बात की गई। किसमें? औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में। और इसी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाने के लिए इसने बहुत अच्छा काम दिया। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जो इंस्पिरेशन दी है, जो प्रेरणा दी है, वो इस डॉक्यूमेंट से बहुत ज्यादा मिली। और इस डॉक्यूमेंट में क्या बात की गई कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा निवेश करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो देश में उद्योगों की आधारशिला और उद्योगों का विस्तार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। निजी क्षेत्र उसके पीछे पीछे चलेगा। और साथ में इसने क्या किया? 3 तरह की कैटेगरीज बना दी। क्या बना दी? 3 तरह की कैटेगरीज बना दी। समझे? 3 तरह की क्या कैटेगरीज बनाई? 3 तरह की जो कैटेगरीज बनाई उसमें यह था कि पहली कैटेगरी तो ऐसी रहेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की ही कंपनीज काम करेंगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? शॉर्ट फॉर्म में PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब सरकार ही काम करेगी।
प्राइवेट सेक्टर को वहां पर कुछ भी अलाउ करेंगे ही नहीं हम, समझ रहे हैं। वो हो गई थी हमारी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ऐसी थी कि यहां पर सरकारी क्षेत्र भी करेगा और साथ साथ में निजी क्षेत्र भी करेगा, लेकिन नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नई इकाई लगानी है, कोई नया प्लांट लगाना है, वो सब सरकार ही करेगी, समझ रहे हैं। लेकिन साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल समझते हो कि मैं मेन खिलाड़ी हूं, मान लीजिए मैं खेल रहा था, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी, या मुझे मदद करने के लिए आप मेरी रनिंग कर रहे हो, तो वो जो रनिंग करने वाला इंसान है वो कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि सहायक रोल है निजी क्षेत्र का। यहां पर भी जो लीड कर रहा है वो कौन लीड कर रहा है? सरकार लीड कर रही है, सरकार अग्रणी भूमिका में है। और यहां पर निजी क्षेत्र जो है उसको कुछ कुछ चीजें बनाने की रियायत है, लेकिन जो सरकार है वो आगे का काम करेगी। कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो वो भी सरकार लगेगी। ये दूसरी कैटेगरी बनाई गई। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई, तीसरी श्रेणी बनाई गई, उसमें निजी क्षेत्र को छोड़ दिया गया कि आप निजी क्षेत्र में आप कुछ बना लो। अब जो मैंने बोल दिया छोड़ दिया गया, ये बहुत ज्यादा रियायत दे दी मैंने, उस समय की योजनाओं को छोड़ नहीं दिया गया था। यहां पर भी ये बोला गया कि निजी क्षेत्र की आप कंपनी हो तो आपको कुछ बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। बिना लाइसेंस के आप चीजें बनाओगे नहीं। और साथ में अगर आप कुछ चीजें बना रहे हो, मान लीजिए मेरे पेन बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं कुछ कुछ तरह के पेन बना रहा हूं, ठीक, या मार्कर बनाने की है, मैं मार्कर बना रहा हूं। अब मुझे नया तरह का अगर मार्कर बनाना है तो मुझे फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर मुझे उन्हीं मार्कर्स की संख्या बढ़ानी है तो भी मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो उद्योगपति था, जो उद्यमी था, वो बहुत परेशान हो जाता था। उसको लगता था यार मैं कुछ नया करना चाहता हूं, मुझे फिर से लाइसेंस लो। और लाइसेंस राज पूरा स्थापित हो गया था, जिसके हम लोग आगे की बात करेंगे। लाइसेंस राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया, आज हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन उस समय देखना बहुत मुश्किल था। उस समय ऐसा क्यों किया गया कि आपको कुछ बढ़ाना है? क्यों? क्योंकि यह माना जाता था कि यार अर्थव्यवस्था में मान लीजिए किसी चीज की बहुत जरूरत ही नहीं है और आप वो बनाने लग जाओ तो संसाधनों का गलत प्रयोग होगा, यह माना जाता था। और आप समझिए केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में यही होता है ना, कि हम लोग पहले से मान लेते हैं, ये सब कक्षा 12 की बात है, लेकिन आप थोड़ा आइडिया लीजिए। समाजवाद में हम ये मान लेते हैं पहले से कि हमें पता है कि समाज को किस चीज की जरूरत है, और अगर आपने लाइसेंस मैंने नहीं दिया और आप बिना लाइसेंस के जो बनाना चाह रहे हो वो बनाने लग रहे हो, तो संसाधनों का गलत प्रयोग हो सकता है। जो चीज समाज को नहीं चाहिए आप वो बना सकते हो, इसलिए हम आपको बताएंगे, इसलिए हम लोग आपको लाइसेंस देंगे। हम कौन? सरकार। और इस वजह से निजी क्षेत्र को यहां पर भी लाइसेंस दिए जाते थे हर चीज में। नया कुछ बनाना है तो भी लाइसेंस, कुछ बनाने वाले की अगर आपको क्वांटिटी यानी कि मात्रा बढ़ानी है तब भी लाइसेंस। तो बहुत ही बंधा हुआ सिस्टम था, और सरकार हर जगह पर लीड किया करती थी। और सरकारी स्ट्रक्चर में बहुत सारी इकोनॉमिक टर्म्स में आप देखोगे तो बहुत सारी बंदिशें आती हैं, जहां पर सरकार, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि कई जगह पर आप उतने अच्छे से कंपीट नहीं कर सकते हो जितने अच्छे से आप निजी क्षेत्र में कर सकते हो। क्यों? डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है। स्लो नहीं होगी, अगर स्लो नहीं होगी तो उसमें करप्शन का यानी कि भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा केस बढ़ जाता है। इस वजह से इसमें काफी कमियां आई जो मैं बाद में दिखाई पड़ी। लेकिन अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट में था क्या 1956 वाले में। अब इसी में एक और नई चीज आती है। वो नई चीज क्या आती है? वो आती है लघु उद्योग की बात करती है। किसकी? लघु उद्योग। ठीक है, तो लघु उद्योग क्या होते हैं यार? तो लघु उद्योग जो है ना, वो क्यों बात की गई? तो हमारे देश में बहुत सारी चीजें जो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत महान इंसान थे। आपको एक बात शायद पता नहीं होगी, देखिए एक चीज होती है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी क्या? जैसे हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो सच है या नहीं है इतिहास की दृष्टि से सिद्ध नहीं हो पाता है, बहुत सारी जगह पर सिद्ध नहीं हो पाता है। कुछ कुछ प्रमाण मिलते भी हैं, लेकिन वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सेजरेटेड मतलब समझ रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया बहुत सारी चीजों का। उसको छोड़ करके एक होता है इतिहास। तो इतिहास में क्या होता है, जो भी चीजें में हो रही होती है उसके हम बहुत सारे प्रमाण ढूंढते हैं कि उस समय पर बाकी चीजें क्या क्या लिखी गई। तो अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखोगे तो महात्मा गांधी से बड़ा ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके पीछे इतने सारे लोग चले हों। समझ रहे हैं? मतलब पूरी मानव इतिहास में जितने लोगों ने महात्मा गांधी को अपना नेता माना, जितने अलग अलग तरह के लोग महात्मा गांधी के सम्मान में पीछे चलते रहे उनके, उतना पूरे इतिहास में कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं था। और आज भी महात्मा गांधी एकमात्र मतलब वो इंसान है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कुछ लिखा जा रहा है आज भी। मतलब समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस इंसान के ऊपर लिखा गया वो इंसान महात्मा गांधी है। और बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स, नेल्सन मंडेला जैसे महान इंसान, अभी आंग सान सू की ने भी बहुत काम किया। हालांकि अभी उनके ऊपर थोड़ी सी रोहिंग्या वाले मामले पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शांति में महान नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग थे जो महात्मा गांधी को अपनी प्रेरणा मानते थे। समझ रहे हैं? तो निश्चित रूप से उनके खुद के देश में तो उनका प्रभाव रहेगा ही। और महात्मा गांधी अपनी विचारधारा में बहुत सारी छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की बात करते थे। किसकी? छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, कि गांव है
वो एक खुद में इकाई होगा और इंडिपेंडेंट रहेगा, अब गांव में सारा काम गांव का होता चला जाएगा। तो जब इस तरह की बात थी महात्मा गांधी की, उसको समर्थन करने के लिए और उस विचारधारा से देखने के लिए एक विचार आया कि हम लघु उद्योगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लघु उद्योगों की। और लघु उद्योगों में होता क्या है समझिए। तो महात्मा गांधी से तो हम लोग प्रभावित होंगे ही, और साथ में बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ऐसा मानते थे कि गांव में हम क्यों ना छोटे छोटे उद्योग बना करके गांव को ही विकसित करना स्टार्ट करें। और भारत क्योंकि 6 लाख गांव है, इसलिए जब 6 लाख गांव विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित हो जाएगा, है ना। देखने में भी वो आइडिया बहुत अच्छा लगता था। और इसमें क्या क्या गया, एक और चीज थी, जो लघु उद्योग होते हैं, लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा, है ना। क्या बोलते हैं इसको? छोटा है, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। तो स्मॉल का क्या मतलब है कि किसी चीज को लगाने में कितनी पूंजी खर्च हो रही है, क्या खर्च हो रही है, कितनी पूंजी खर्च हो रही है। और वो आप समझिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो 1950 के आसपास अगर किसी उद्योग को लगाने में 5 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा था तो उसको हम लोग बोलते थे लघु उद्योग बोलते थे। आज के समय 1 करोड़ हो गया है, और उसमें भी डेफिनेशंस बदल गई हैं, क्योंकि आज अलग अलग तरह के उद्योग हो गए। कुछ सर्विस हैं या आईटी फर्म वाले हैं जिसमें और कम लोगों की संख्या होती है। बाकी जहां पर लेबर इंटेंसिव काम है, यानी कि श्रम की ज्यादा जरूरत पड़ रही होती है, वो अलग तरह की उसकी डेफिनेशन हो जाती है। और उस समय पर यह माना जाता था कि जो लघु उद्योग है ना, वहां पर ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है, मशीन का उतना काम नहीं होता जितना श्रमिकों का होता है। और भारत की जनसंख्या उस समय पर भी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। तो यह माना जाता था कि इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और साथ में हम रोजगार क्यों मिल जाएगा? क्योंकि श्रमिक ज्यादा लगते हैं, मशीन नहीं लगती है। और साथ में गांव अलग अलग तरह से अपने आप विकसित होते चले जाएंगे, ये माना गया था, जो उतना ठीक नहीं हुआ। और क्योंकि ये मान लिया गया, लेकिन उनको जो इकोनॉमिस्ट से जो अर्थशास्त्री थे उनको ये भी पता था कि अगर आप लघु उद्योग लगाओगे, क्या करोगे? लघु उद्योग लगाओगे तो लघु उद्योग के साथ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी होगी, वो भी वही चीज बना रही होगी। तो लघु उद्योग उससे कंपीट ही नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि अगर ये मार्कर मुझे मान लीजिए 1 लाख बनाने हैं और एक कंपनी जो 1 करोड़ मार्कर बना रही है, तो वो मशीन लगाएगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होगा, है ना। आपको कभी मैं आइसक्रीम या कोई इस तरह की चीज है वो कैसे बन रही होती फैक्ट्री में बन के देखोगे तो आपको लगेगा अरे इंसान तो इतनी जल्दी काम कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर लघु उद्योग में हमारा मानना ही था कि यहाँ पर इंसान काम करेंगे तो रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये बात स्पष्ट हो गई कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से, बहुत बड़े बड़े उद्योगों से लघु उद्योग कंपीट नहीं कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इनके बचाव की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इनको बचाने की जरूरत है। और वो बचाने की जरूरत कैसे पूरी की जा सकती है कि आप यहां पर भी कैटेगरी बना दो। क्या कर दो? देखो, निजी क्षेत्र में पहले ही बहुत कुछ कम मिला हुआ है ना। सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ पर भी सार्वजनिक क्षेत्र लीड करेगा। फिर निजी क्षेत्र जो कुछ मिला उसमें भी आपको लाइसेंस देना है, और लाइसेंस लेने में भी आपके पास लाइसेंस मिल गया, फिर आपको कुछ बढ़ाना है तब भी लाइसेंस, कुछ नया करना है तो भी लाइसेंस। और लाइसेंस देने में भी एक जो उद्देश्य था वो ये था कि लाइसेंस हम ऐसी जगह पर दें, कहां पर? जहां पर कोई बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और अगर आप वहां पर उद्योग लगा रहे हो तो आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। साथ में कई बार कर लाभ भी देते थे। कर लाभ मतलब टैक्स में आपको थोड़ी सी छूट दे दी, है ना। तो उद्देश्य भारत सरकार की तो जो उद्देश्य था बहुत अच्छा था। वो क्या था? उद्देश्य ये था कि हम किसी भी तरह से अपने देश में असमानता को ना बढ़ने दें, हम समानता को बढ़ाएं। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा था वहां पर भी, लेकिन उस उद्देश्य से क्या हुआ, बाद में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, जिसके हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी समझ रहे कि निजी में पहले ही लाइसेंस दे दिया, और उसमें भी आपने लघु अलग कर दिया और जो बड़े उद्योग है उनको अलग कर दिया। अब बड़े उद्योग कुछ चीज बना पाएंगे, और जो लघु उद्योग बना रहे हैं वो बड़े उद्योग नहीं बना पाएंगे। तो बड़े उद्योगों की और दिक्कत हो गई, आप समझ रहे हैं। तो संसाधनों को बहुत ही पहले से सोच के बांटना स्टार्ट किया गया कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत ज्यादा प्लान्ड इकोनॉमी चल रही थी, वही समाजवाद की खासियत होती है। तो हुआ क्या कि जो छोटे उद्योग थे उनको हमने बचाने के लिए उनको भी कर में फायदा देते थे, सस्ते ब्याज पर हम लोग उन लोगों को लोन दे दिया करते थे, उधार दिया करते थे, जिससे कि वो लोग भी कंपीट कर पाए, और उनको अलग ही चीजें बना दी। अब वो बड़े उद्योग बना ही नहीं सकते तो उनका अपना क्षेत्र बन गया। तो ये सारी चीजें करने की कोशिश की गई। तो इस समय क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है ऊपर से कि जो हमारी औद्योगिक नीति थी और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हम लोगों ने काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र को उद्योगों का विकास करने के लिए आगे रखा। 3 तरह की कैटेगरीज बनाई गई इस वाले प्लान में। जो हमारी नीति थी 1956 की, इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्लान जो था हमारा 1956 का, उसकी बात कर रहे हैं 1956 का। और उसमें ये 3 कैटेगरीज के बाद फिर लघु उद्योग बनाने की बात की गई। लघु उद्योग की वजह से बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दिए गए। तो काफी बंधे बंधाए माहौल में चीजें हो रही थी, और लाइसेंस हर जगह पर चलता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसेंसी राज। और बहुत ही निगेटिव कोनोटेशन के साथ। कोनोटेशन समझते हैं कि एक नकारात्मक भाव और नकारात्मक शैली में बात की जाती है। तो किसकी?
लाइसेंस राशि, क्योंकि उसने देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस समय पर ऐसा लग रहा था कि ये सब करना ठीक है। और आप सोचोगे अगर उस समय के परिवेश के हिसाब से, तो जो उनके आर्गुमेंट्स थे वो उतने गलत नहीं लग रहे थे, है ना। तो ये हमारी चीज थी। अभी हम लोग अपने अगले वीडियो में व्यापार में क्या क्या हुआ, कब 1950 से लेकर के 1990 तक, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।